हेलो डियर स्टूडेंट्स हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न बैंक की इस सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है प्रश्न बैंक की सीरीज में क्लास 12th की, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर टू जिसका नाम है सॉल्यूशन विलियन। इस विलियन के आज हम 2 नंबर के सभी क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ और फुल सॉल्यूशन के साथ। आपकी जानकारी के लिए बेटा आपको बता देता हूं, आपको प्रश्न बैंक करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, क्योंकि ये जो प्रश्न बैंक है बोर्ड द्वारा निकाली गई है और बोर्ड कोई चीज़ निकालता है तो उसका कारण ये है कि वो इसी में से पेपर आपसे पूछेगा। तो 100% आपके लिए बहुत ज़रूरी है, प्रायोरिटी आपकी ये जाती है कि सबसे पहले प्रश्न बैंक को सॉल्व करें। तो बेटा यूनिट 2 चैप्टर 2 के 2 नंबर के क्वेश्चन आज फुली कंप्लीट हम करने वाले हैं। अच्छे से समझिए, चलते हैं बढ़ते हैं आगे। तो बेटा आपको सबसे पहले हम प्रश्न बैंक में 2 नंबर के क्वेश्चन दिखा देते हैं। आपको एक चीज और दे देते हैं बेटा कि आपको जो यूनिट 2 है, जो आपकी यूनिट 2 है, चैप्टर 2 है, इसमें से 2 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, जिसमें से एक रहेगा 2 नंबर का क्वेश्चन और एक रहेगा 3 नंबर का क्वेश्चन। तो आज की वीडियो में केवल हम 2 नंबर के क्वेश्चन करेंगे और कल की वीडियो में हम करेंगे 3 नंबर के क्वेश्चन। तो बेटा सबसे पहले आपको जो 2 नंबर के क्वेश्चन हैं, इन 2 नंबर के क्वेश्चंस को अच्छे से दिखा देते हैं, समझा देते हैं, ठीक है। तो बेटा ये जो 2 नंबर के क्वेश्चन हैं, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन ये है, ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक और ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक को आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन में आपको समपराशरी विलयन को बताना है। बेटा मैं क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ, इसके बाद आपको सॉल्यूशन कराऊंगा, ठीक है। तीसरा हमारा एल्कोहल एवं जल के 1 विलयन में आणविक अन्योन्य क्रिया की भूमिका बताना है। मोलरता और मोलरता में अंतर बताना है। हेनरी के नियम को समझाना है ना, अणुसंख्या गुणधर्म को समझाना है। और बेटा ये कुछ न्यूमेरिकल हैं जिसको मैंने बहुत अच्छे से एक बोर्ड वीडियो लेकर आपको आगे इनको समझाया है। बेटा आप देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो बेटा इनका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना, ताकि मैं जब क्वेश्चन समझाऊं तो आप क्वेश्चन को अप्लाई कर पाओ, ताकि है ना कोई प्रॉब्लम हो। बट बेटा मैंने क्वेश्चन भी इसमें इन्वॉल्व किया है ना। तो बेटा ये हमारा 7वां क्वेश्चन है ना, 8वां 9वां 10वां 11वां, है ना, ये क्वेश्चन है बेटा हमें जो करने हैं, कंप्लीट करने हैं, है ना, बहुत अच्छे से आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। आइए बेटा अब इनका मैं सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूं, है ना, सॉल्व क्वेश्चंस करा देता हूं अच्छे से, ठीक है। 2 नंबर के क्वेश्चन आज करने हैं और कल की वीडियो से हम 3 नंबर के क्वेश्चन करेंगे। तो बेटा हमारा पहला क्वेश्चन क्या था? हमारा बेटा पहला क्वेश्चन था कि ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक और ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक, इनको समझाना है। तो बेटा जो ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक था, इसकी परिभाषा क्या है? तो बेटा देखो, 1 ग्राम विलयन के लिए क्वथनांक, मतलब 1 ग्राम विलयन, अगर कोई विलयन हम 1 ग्राम विलय लेकर बनाते हैं, अगर कोई भी विलयन है, जैसे मान के चलो ये एक पदार्थ है, इसमें मैंने विलयन ले लिया और इसमें मैंने विलय केवल कितना डाला है बेटा? 1 ग्राम डाला है ना। तो मैंने 1 ग्राम विलय डाला है इस विलायक में, तो ये जो आपका विलयन बना है ये 1 ग्राम विलयन कहलाएगा, 1 ग्राम विलयन कहलाएगा। तो क्वेश्चन आंसर जो है, 1 ग्राम विलयन के लिए क्वथनांक में होने वाली वृद्धि, जो 1 ग्राम विलयन होता है उसके लिए क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे ही, है ना, या उन्नयन को हम ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। बेटा ये याद रखना है आपको अच्छे से। और जो ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक होता है बेटा, इसको हम, है ना, केबी से व्यक्त करते हैं। कौन से व्यक्त करते हैं? केबी से, ठीक है। और ये अवनमन स्थिरांक है, 1 ग्राम विलयन के लिए हिमांक में होने वाली जो कमी होती है ना, जो देखो क्वथनांक और हिमांक आप जानते होगे बेटा, और अच्छे चीज़ें से इनको क्लियर करना है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में यूनिट 2 निकालिए और इनको पढ़िए बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये ग्राम जी अवनमन स्थिरांक की परिभाषा है बेटा, और अवनमन स्थिरांक को जो है ना के एफ से व्यक्त करते हैं, के एफ से। क्लियर हुआ बेटा? इन चीज़ों को आप अच्छे से समझ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, है ना। स्क्रीनशॉट लेते जाना। और बेटा अगला हमारा क्वेश्चन है, समपराशरी विलयन किसे कहते हैं? ठीक है, समपराशरी विलयन। तो बेटा वे विलयन समपराशरी विलयन होते हैं जिनके परासरण दाब समान होते हैं। परासरण दाब क्या होते हैं बेटा? समान। तो वे विलयन जिनके परासरण दाब आपस में समान होते हैं समपराशरी विलयन कहलाते हैं। और समपराशरी विलयन की जो मोलर सांद्रताएं होती हैं वो
क्रमशः बराबर होती हैं। यदि मोलर सांद्रता पहले विलयन की N1 है और दूसरे विलयन की बेटा N2 है तो ये मोलर सांद्रताएं आपस में बराबर हो जाएंगी, है ना। तो इसमें एक लाइन ये भी लिख लेना, अर्थात N1 बराबर N2, क्योंकि सांद्रता को हम N से व्यक्त करते हैं तो पहले विलयन की N1 और दूसरे विलयन की N2। क्लियर हुआ बेटा। आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, है ना। बेटा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 3 जो कहता था वो क्या था, एल्कोहल एवं जल के एक विलयन में आणविक अन्योन क्रिया की क्या भूमिका है। बेटा एल्कोहल और जल का विलयन लेना, ठीक है। एल्कोहल बेटा, अगर एल्कोहल की बात करें तो एल्कोहल का सूत्र होता है CH3OH और जल का सूत्र होता है बेटा H2O, ये होता है, ठीक है। तो बेटा आपको बता देता हूँ, जो एल्कोहल होता है और जो जल होता है ना, तो एल्कोहल एवं जल के विलयन में एल्कोहल तथा जो जल के अणु होते हैं ना बेटा, वो हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। कौन से बंध द्वारा जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बंध द्वारा बने होते हैं, है ना। और इनमें कौन सा बंध होता है? अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध। बेटा हाइड्रोजन बंध दो प्रकार का होता है, एक अंतः और एक होता है अंतरा, ठीक है। तो अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं, या फिर आप डायरेक्ट लिख देना जल के अणु हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। इससे अणुओं की वाष्प अवस्था में जाने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन बंध जब बना है तो क्लियर सी बात है, छोटी सी बात है, सरल सी बात है कि ये द्रव अवस्था में होंगे, और द्रव अवस्था में हैं तो वाष्प अवस्था में जाने की इनकी संभावना ज़्यादा है ना, प्रवृत्ति बढ़ जाती है। अतः यह विलयन राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं या करता है। तो ये सिंपल सा बेटा क्वेश्चन है ना। सबकी सॉल्यूशन लेके आया हूँ बेटा, इनको और अच्छे से समझना है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर समझ सकते हैं। बेटा अगला जो क्वेश्चन है हमारा था वो मोलरता एवं मोललता में आपको समझाना है, ठीक है। मोलरता और मोललता को आपको समझाना है। तो ये क्वेश्चन है, 1 लीटर या 1000 ml विलयन में उपस्थित विलय के जो मोलों की संख्या होती है बेटा उसे मोलरता कहते हैं, और 1 किलो या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या को बेटा हम मोललता कहते हैं। मोलरता को कैपिटल M से व्यक्त करते हैं, इसको स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। इसका जो मात्रक है मोल पर लीटर होता है, इसका मात्रक होता है मोल पर किलोग्राम। ध्यान रखना, इसका मात्रक मोल पर लीटर और इसका मात्रक मोल पर किलोग्राम। बस इतना ही समझाना है, ज़्यादा नहीं समझाना बेटा। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 पॉइंट ही आपके पर्याप्त हो जाते हैं बेटा, ठीक है। चलो आगे बढ़ाते हैं चीज़ों को, है ना। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर बेटा ये 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 में ना बेटा आपको हेनरी नियम बताना है। कौन सा नियम? हेनरी नियम बताना है, ठीक है। तो बेटा ये हेनरी नियम देखो, इसका फुल है, यहाँ से यहाँ तक आपको नहीं लिखना है, आपको हेनरी नियम लिखना है इस नियम के अनुसार, यहाँ से इस नियम के अनुसार। और इस नियम के अनुसार क्या होता है, स्थिर ताप पर जो हेनरी नियम दिया गया था वो स्थिर ताप पर दिया गया था। और स्थिर ताप पर क्या दिया गया था, इन्होंने बताया था किसी द्रव्य की निश्चित, कोई भी पदार्थ हो, कोई भी द्रव्य हो, कि निश्चित मात्रा में जो विलय गैस की मात्रा होती है, किसकी मात्रा होती है? गैस की मात्रा होती है, उस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। आपको डायरेक्ट भी लिखना है कि जो गैस की मात्रा होती है वो किसके समानुपाती होती है बेटा? दाब के समानुपाती होती है, दाब के, ठीक है। अर्थात गैस की मात्रा समानुपाती गैस का दाब। यदि गैस की मात्रा m है और दाब p है तो m समानुपाती p हो जाएगा, समानुपाती का चिन्ह हटा देंगे, एक नियतांक आ जाएगा बेटा। ये क्वेश्चन समझ में आपको आ गया बेटा। चल तो बढ़ते हैं आगे, हमारा ये 5वां क्वेश्चन हो गया बेटा। ये हमारा 6वां क्वेश्चन है, अणु संख्या गुणधर्म को उदाहरण सहित समझाना है। बेटा जो अणु संख्या गुणधर्म होंगे आपने पढ़े होंगे, तनु विलयनों के ऐसे गुण होते हैं बेटा। यहाँ पर तनु विलयनों के, यहाँ पर लिखना है इसको, तनु विलयन के बाद ऐसे कर लेना, तनु विलयन के बे गुण, तनु विलयन के बे गुण, इतना ऐड करना। जो, अब जो से आ जाना, यहाँ से स्टार्ट कर देना। तनु विलयन के बे गुण जो विलय के कणों की संख्या पर, मतलब जो विलय होता है उसकी कणों की संख्या उसमें कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करेंगे, कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उनकी सांद्रता पर नहीं, है ना। अणु संख्या, जी अणु लिखा है, अणु लिख देना, अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं बेटा, ठीक है। अणु संख्या गुणधर्म के उदाहरण जैसे वाष्प दाब में अवनमन अणु संख्या गुणधर्म है, क्वथनांक में उन्नयन अणु संख्या गुणधर्म है, हिमांक में अवनमन अणु संख्या गुणधर्म है, परासरण दाब अणु संख्या गुणधर्म है। तो बेटा ये अणु संख्या गुणधर्म हुए, ठीक है। उदाहरण सहित हमने समझा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन है हमारा परासरण एवं ये हमारे कितने क्वेश्चन हो गए? 6वां। अब हम बेटा पहुँचते हैं 7वें क्वेश्चन पर।
हमारा 7वां क्वेश्चन है 120 ग्राम NaOH को 2 लीटर विलयन में विलय किया गया है। NaOH मतलब आपका जो विलय है, ये जो आपका NaOH है बेटा, ये आपका विलय है और विलय की मात्रा दी है आपको 120 ग्राम, ठीक है। और इस 120 ग्राम NaOH को 2 लीटर विलयन में विलय किया गया है, घोला गया है, मिलाया गया है, ठीक है। तो यहां पर आपको मोलरता ज्ञात करनी है, ठीक है बेटे। जो मोलरता है इसका फॉर्मूला ये होता है विलय की मात्रा बटे विलय का भार, ठीक है। विलय की जो मात्रा है वो और विलय का भार मतलब विलय का अणु भार है ना, और विलयन का लीटर में आयतन, इतना सिंपल फॉर्मूला है। अगर बेटा ये चीज लीटर में ना होकर हम ml में होती तो हम यहाँ पर 1000 ऊपर 1000 का हम गुणा कर देते, बट नहीं है, बहुत सिंपल वे में दिया है आपको। आपको पता है बेटा मोलरता जो है ना, इसको कैपिटल M से व्यक्त करते हैं, कैपिटल M। विलय की मात्रा, विलय क्या है NaOH और इसकी मात्रा कितनी दी है बेटा 120 ग्राम, तो ये 120 बटे विलय का भार, जो आपका विलय है NaOH, इसका भार चाहिए हमें, इसका भार। तो इसका हम भार निकाल लेंगे बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। NaOH का बेटा आपको पता है Na, जो Na सोडियम है इसका भार होता है 23, ऑक्सीजन का भार होता है 16 और हाइड्रोजन का भार होता है 1। अगर इनको हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका 40। तो भार कितना आ जाएगा आपका 40 है ना, इंटू बिलियन का लीटर में आयतन। बिलियन का लीटर में आयतन कितना है, 2 दिया है तो ये 2, कोई दिक्कत बेटा, एक जीरो से एक जीरो काट दो, ठीक है। 4 तिया 12, तो ये आपका 3/2 आ गया है। 3 में हम 2 का भाग लगा देंगे तो बेटा आ जाएगा 1.5। और जो मोलरता है इसका मात्रक लिखना बहुत जरूरी है। मोलरता का मात्रक होता है बेटा मोल पर लीटर। तो इतना इजी है, इतना इजी ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था जो हमने कवर कर लिया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। अगला क्वेश्चन है, यदि 6 ग्राम यूरिया जो है ना, यूरिया का सूत्र होता है बेटा NH2CO यदि 6 ग्राम यूरिया को 72 ग्राम जल में विलय किया गया है, मतलब 72 ग्राम जो जल है उसमें घोला गया है, ठीक है। आपको पता है बेटा जो जल है, जल का सूत्र होता है H2O, है ना, घोला गया है। तो यूरिया का मूल प्रभाव ज्ञात कीजिए, यूरिया का मूल प्रभाव ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बेटा आपको इसमें विलय और विलायक को पहचानना है। आप देख रहे हो यूरिया की मात्रा कम है और आपको ये पता है जिसकी मात्रा कम होती है बेटा वो होता है विलय। तो ये हुआ आपका विलय और जो जल है बेटा वो आपका हुआ विलायक, क्योंकि जल की मात्रा क्या है ज्यादा। तो ये विलय और विलायक बेटा। जो मूल प्रभाव है, इस मूल प्रभाव को निकालने के लिए हमें मोलों की संख्या की जरूरत पड़ती है, मोलों की संख्या, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है। तो विलय यूरिया का हमें ज्ञात करना है, मतलब यूरिया क्या है विलय, और विलय के मूल प्रभाव ज्ञात करना है, ठीक है बेटा। और आपको पता ही है बेटा जो मूल प्रभाव होता है, इस मूल प्रभाव को हम x से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, x से। यदि विलय, आपको पता है विलय को हम b से व्यक्त करते हैं और विलायक को हम व्यक्त करते हैं a से। यदि मैं XB लिख दूंगा तो ये आपका विलय के मूल प्रभाव हो जाएगा, और XA लिख दिया मैंने तो ये विलायक के मूल प्रभाव हो जाएंगे। और विलायक और विलय के मूल प्रभाव का सूत्र होता है, XB निकालना है तो इसका सूत्र होता है NB/Na प्लस NB। और यदि XA का सूत्र हम निकालें तो XA बराबर हो जाएगा Na/Na प्लस NB। अब Na और NB क्या है, तो बेटा जो Na है वो है आपका विलायक के मोलों की संख्या और NB जो है वो है विलय के मोलों की संख्या। मतलब बेटा जो N है वो मोलों की संख्या है, ठीक है। और N का सूत्र बेटा होता है W/M। और यदि हम Na का बनाएंगे तो बन जाएगा WA/Ma, और आपका यदि NB का बनाएंगे तो WB/MB ये बन जाएगा, ठीक है। तो हमें Na और NB निकालना पड़ेगा। WA क्या है, मात्रा है, और ये क्या है, अणु भार है, ठीक है। ये क्या WA क्या है, या फिर W क्या है, मात्रा, और M क्या है, अणु भार, ठीक है। अब WA विलायक की मात्रा, विलायक का अणु भार, विलय की मात्रा और विलय की अणु भार, ये चीज आपको देखना है, ठीक है। तो बेटा विलय इसमें क्या है, यूरिया, और यूरिया की मात्रा आपको कितनी दी है, 6, है ना। मतलब यहां पर WB का मान कितना दिया है,
6 ग्राम। ठीक है, चलो अब Ma की बात करें तो Ma कितना दिया है, देखो Ma अणु भार मतलब सॉरी MB क्योंकि बिले का भार चाहिए ना तो MB, ठीक है, अणु भार है ना। तो इसका अणु भार निकालना है NH2CO NH2 का, तो इसका बेटा अणु भार निकालेंगे, यहां लिख देंगे हम NH2CO NH2। N का कितना होता है 14, H का भार कितना होता है 2, C का होता है 12, O का कितना होता है 16, N का होता है 14, H का होता है 2, इन सबको जोड़ेंगे बेटा आ जाएगा 60, है ना। तो यहां से जो MB निकला है, जो बिले है यूरिया, इसका जो अणु भार निकला है वो कितना निकला है 60। क्या निकला है 60। बेटा हमें यहां पर ये निकाल दिया, ठीक है। अब ये हमारा बिले के लिए हुआ, ये केवल किसके लिए हो, बिले के लिए, ठीक है। अब बिलायक की बात करें तो बिलायक के लिए WA का मान कितना है, बिलायक जल है और जल का भार कितना दिया है बेटा 72, तो ये लिख दिया हमने 72। और जल का भार कितना होता है बेटा 18 होता है, कितना होता है 18, है ना। तो जो Ma है वो कितना आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 18। हमें क्या निकालना है Na और NB, Na और NB निकालेंगे तभी हम जाकर ये चीज निकाल पाएंगे, ठीक है। तो हम निकाल लेंगे अब Na, ठीक है, क्या निकाल देंगे Na। तो Na क्या है, Na क्या होता है आपका WA/Ma, तो WA का मान कितना है 72, ठीक है, और Ma का मान कितना है 18, तो 18 दूनी 36, 18 चौके 72, तो Na आपका कितना आ गया है 4 आ गया है। अब निकाल लेंगे हम NB, तो हो जाएगा आपका WB/MB, तो WB का मान कितना है 6, ठीक है, MB का मान कितना है 60, 6 एकम 6, 6 धाम 60, तो बटा आ गया आपका 1/10। तो ये हमारे आ चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, Na और NB हमारे आ चुके हैं, बन चुके हैं। अब हमें क्या निकालना है, हमें यूरिया के लिए निकालना है, किसके लिए, यूरिया के मोल प्रभास। यूरिया क्या है बिले, मतलब हमें बिले के मोल प्रभास XB निकालना, X से नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है XB, और X से भी निकालना होता तो हम निकाल देते, ठीक है। तो अब आप लिख देना, ऐसे कर लिख देना, अब ये सूत्र लिखा लगा देना, ठीक है। और XB निकालना है तो Na का मान कितना दिया है, Na का मान दिया है सॉरी NB का मान कितना दिया है 1/10, तो 1/10 लिख देना। Na का मान कितना है 4, ठीक है, और ये कितना दिया है 1/10, एलसीएम ले लो बटे 1, ठीक है। तो 1/10 ये ऊपर का सेम रहने दो, 10 एलसीएम आ जाएगा, इधर 10 चौके 40, 1 एकम 1, ठीक है। अब कितने बटे बन गए बेटा 1 2 3 4, 4 बटे बन गए, तो पहला बटे दूसरा गुणित चौथा बटे तीसरा, तीसरा क्या है आपका 41, ठीक है, 41, 40 और 1 41, 10 से 10 कैंसिल कर दो, आपका आंसर आ गया 1/41, मतलब जो आपका XB है वो आपका 1/41 आ गया है, और यही यूरिया का मूल प्रभास होगा, इसका कोई मात्रक नहीं होता। बेटा 2 नंबर का क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा है ना, बट क्या करें, क्वेश्चन आया है तो हमें इसको सॉल्व करना ही होगा, ठीक है। तो इस टाइप से बेटा इसको सॉल्व हमें करना होगा। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो बेटा ये हमारा 10वां क्वेश्चन है, परासरण दाब एवं परासरण एवं परासरण दाब को समझाइए, ये हमारा बेटा क्वेश्चन है, ठीक है। तो बेटा परासरण क्या होता है आपको पता है, जब विलायक को विलयन से अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक मतलब अलग करके रख दिया जाता है, तो हमने देखा है कि जो विलायक होता है बेटा, इस विलायक के अणु विलयन की ओर जाने लगते हैं, अपने आप जाने लगते हैं, स्वतः जाने लगते हैं, तो ये घटना बेटा परासरण कहलाती है, ठीक है। और बेटा जो परासरण है, इसकी क्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है, कम से कम दाब लगाया जाता है, उसे हम बोलते हैं परासरण दाब, और परासरण दाब को फाई से व्यक्त करते हैं। क्लियर हुआ बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और 11वें क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो बेटा हमारा जो 11वां क्वेश्चन है वो बोल रहा है, क्या कारण है कि ताप क्रम में वृद्धि से, जब ताप की वृद्धि होती, ताप में वृद्धि कराते हैं तो जो गैस की द्रव्य विलेयता कम हो जाती है, मतलब गैस द्रव्य में कम घुलती हैं जब ताप बढ़ाते हैं तो, ठीक है। तो आपको बेटा पता है ना कि ताप बढ़ाने पर गैस की द्रव्य विलेयता कम हो जाती है। इसका कारण यह है कि ताप बढ़ाने पर कोई भी द्रव, जो ताप बढ़ाते हैं तो कोई भी द्रव, कोई सा भी द्रव हो, है ना, वो गैस में परिवर्तित होता है। सिंपल सी बात है बेटा, अगर हम जल है, जल को अधिक गैस पे रखेंगे, उसको गर्म करेंगे, तो वो जल है गैस अवस्था में परिवर्तित होगा। सिंपल सी बात है ना। तो कोई द्रव गैस में परिवर्तित होता है बेटा, ना कि गैस द्रव में, ठीक है। तो गैस द्रव में परिवर्तित होता है, अर्थात द्रव और गैस के मध्य जो संबंध है वो क्या होता है, टूटता है ना। और
जब कोई द्रव गैस में परिवर्तित होगा तो गैस द्रव में विलय हो ही नहीं सकती, फलस्वरूप विलेयता कम हो जाती है। ठीक है, चलो तो ये बेटा हमारा प्रश्न बैंक था यूनिट 2 की 2 नंबर के। हमने सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। और कल की जो वीडियो होगी बेटा, इसमें हम 2 यूनिट के 3 नंबर के क्वेश्चन जो है ना कंप्लीट करेंगे, है ना। बेटा आपको देखना है, अनिवार्य रूप से इस प्रश्न बैंक को देखना है, समझना है, क्योंकि ये बोर्ड द्वारा निकाली गई है। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।